बस एक सेकंड के लाखवें हिस्से के अंदर ही मेरी ज़िंदगी की फ़िल्म मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। मुझे अपनी छोटी बहन कुलसूम का बहुत ख्याल आया, जिसको पाकिस्तान बनते वक्त सिखों ने शहीद कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके साथ ही एक ज़बरदस्त धमाका सुनाई दिया। मेरे जिस्म को ज़बरदस्त झटका लगा और मैं नीचे ही उतरता चला गया। आह, कितनी आसान मौत थी। मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई। सिर्फ ऐसा लगा कि जैसे मैं मौत की वादी में उतरता जा रहा हूँ। अचानक मेरा दम घुटने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मरने के बाद भी दम घुटता, क्या मैं अभी तक मरा नहीं था? तब मुझे अपने इर्द गिर्द पानी का दबाव महसूस हुआ। इसके साथ ही मुझे एक और धचका लगा और मेरा जिस्म गिरते गिरते किसी जगह रुक गया। अब मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं मरा नहीं था, तैयारे से गिराए जाने और चमड़े की बेल्ट को छोड़ने के बाद किसी दरख्त या पहाड़ी चट्टान पर नहीं गिरा था, बल्कि किसी झील या दरिया में आकर गिरा था। फौजी तैयारे से गिरते वक्त मेरा सीट बेल्ट को कुछ देर पकड़े रहना और हवा में लटके रहना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। यूँ मैं ऐन गहरे पानी के ऊपर आकर गिरा था, वरना अगर वहाँ गिरता जहाँ भारतीय फौजियों ने मुझे तैयारे से धक्का दिया था, उस वक्त तक मैं जिंदा ना होता। मैंने तेज़ी से अपने आप को पानी की तह से निकाला। पानी की तह में कीचड़ की मोटी तह मौजूद थी, जिसके अंदर मैं आधे से ज़्यादा धंसा हुआ था। मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि मैं बहुत अच्छा तैराक भी था। मैं पानी के अंदर सांस रोककर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक छुपे रहने की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर चुका था। मैंने अपने आप को ऊपर उठाना शुरू किया। इस वक्त मेरा जिस्म ज़रा भी दर्द नहीं कर रहा था। कुछ देर ही बाद ही मैं पानी की सतह पर आ गया और तैरने लगा। मैंने देखा ये एक बहुत बड़ी झील थी। तालाब अगर होता तो मैं ज़िंदा ना बचता, क्योंकि तालाब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, झील जितना गहरा नहीं होता। हिंदुस्तान के वस्ती जंगलों में गहरी और कुशादा झीलें आम पाई जाती हैं। बर्मा के जंगलों में तो बाज़ झीलें समंदरों का नक्शा भी पेश करती हैं। झील भी छोटा सा समंदर ही होता है। इसका पानी कभी खुश्क नहीं होता, क्योंकि आसपास की पहाड़ियों के अलावा झीलों की तह से भी पानी निकल कर जमा होता ही रहता है। बाज़ लोग कहते हैं कि झील समंदर का ही एक छोटा टुकड़ा होता है जो खुश्की के बीच में आ जाता है। खैर, तैरता तैरता मैं किनारे के सरकंडों से निकलकर किनारे पर आ बैठा। अब मुझे शदीद कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैं वहीं किनारे पर लेट भी गया था। ऊपर घने दरख्तों का साया था, नीचे अल्लाह की ज़मीन थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं देर तक लंबे सांस लेता रहा। मुझे ज़रा सुकून महसूस हुआ था अपने जिस्म पर, और अपना हाथ लगाकर मैंने जिस्म का जायज़ा लिया। मेरी तमाम हड्डियाँ सलामत थी। जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ दिमाग पे दबाव था, वो भी इस वजह से कि मैं काफ़ी ऊंचाई से गिरा था और उसका खौफ मेरे सर पे सवार था। अगर मैं मजबूत और कसरती जिस्म का मालिक होने के साथ साथ तरबियत याफ्ता ना होता तो शायद इतनी जल्दी मेरे बदन की तवानाई कभी वापस ना आती। खैर, मैं दोबारा उठ कर बैठ गया। मैंने अपने जूते उतार दिए और जैकेट टॉर्चर सेल में तो उतार ही ली गई थी। मैंने पतलून को भी उतार कर थोड़ा सा निचोड़ा और फिर पहनकर इसी जगह बैठ गया। सामने और दाएं बाएं देखने लगा। ये झील जिसके किनारे पर बैठा हुआ था वस्ती हिंदुस्तान के किसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या थी। मेरे सामने और दाएं बाएं मुझे ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। झील के किनारे यूँ समझो कि ऊंची छतरी वाले दरख्त हद निगाह फैले हुए थे। झील के दूसरे किनारे पर भी पहाड़ थे। हवा तो जैसे बंद ही थी, फिजा में हब्स था। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खाल ही किसी दरख्त पर कोई परिंदा बोलकर चुप हो जाता। मुझे ये अंदेशा तो नहीं था कि भारतीय फौजी मेरी तलाश में वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो मुझे तैयारे में फेंक कर अपनी तरफ से हलाक कर चुके थे। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतनी बुलंदी से नीचे पहाड़ियों पर गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाऊँगा। ये तो मेरे अल्लाह ताला का मुझ पर करम था। ये जंगल कहाँ तक चला गया और इस जंगल के करीब हिंदुस्तान का कौन सा शहर था, मुझे मालूम करना ज़्यादा ज़रूरी लगा। मेरे पास सिवाय चमड़े के जूतों के, पतलून और कमीज़ के और कुछ नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों में से फीकी फीकी धूप नीचे आ रही थी। जब मैं चलने लगा तो मेरी बाएं टांग पर दर्द महसूस हुआ। फिर भी मैं चलता रहा। थोड़ी देर चलने के बाद दर्द में इजाफा हुआ और जब दर्द की टीसें उठने लगी तो मैंने ज़मीन से एक दरख्त की मोटी टहनी उठाकर इसके पत्ते साफ़ कर लिए और इसके सहारे चलने लगा। इस तरह चलने से मुझे कुछ आराम तो मिल गया, मगर मैं जिस तरह मुँह उठाया हुआ था उसी तरफ चलने लगा। मैं जंगल में दरख्तों के दरमियान थोड़ी दूर तक ही चला हुआ कि मुझे पत्तों में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही बड़े रौबदार लहजे में किसी ने देहाती ज़बान में पूछा, कौन हो, दहाड़े हो? मैं वहीं रुक गया। बस्ती हिंद के जंगल और यहाँ के जंगली और देहाती लोग मेरे लिए अजनबी तो नहीं थे। इन जंगलों में मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान और इसके बाद भी कमांडो कार्रवाइयों के सिलसिले में काफ़ी खाक छानी थी। मैंने बोलने वाले की आवाज़ और इसके रौबदार लहजे से ही अंदाज़ा लगा लिया ये कुछ सीधा साधा देहाती नहीं है, ये मामला कोई और ही था। इतने में 3 आदमी दरख्तों के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गए। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, मैंने ये मालूम करना चाह रहा था कि ये लोग कौन है। मैंने खड़े खड़े लाठी के सहारे काँपने लगा, साथ साथ कराता भी जा रहा था। फिर मैंने दुहाई देते हुए बोला,
भाई मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। स्टॉप। बेहोश हो गया हूँ। मैंने इन तीनों आदमियों के कंधों पर लगी हुई राइफलें देख ली थी। इनके तंग पजामे और कमर तक आए हुए घेरदार कुर्ते, सरों पर पगड़ियाँ थी जिनके शिमले भी ऊपर को उठे हुए थे। उन्होंने थोड़ियों से ऊपर सरों पर बांध रखे थे। ये ओलिए भोपत डाकुओं के साथियों से मिलते जुलते थे। वो मेरे करीब बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। इनकी सारी बातें इस इलाके की ठीठ देहाती हिंदी ज़बान में नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वो ज़बान इतनी रवानी से मुझे तो याद ही नहीं है, और जो कुछ उन्होंने कहा था वो तो मुझे याद है। चुनांचे मैंने आपकी आसानी के लिए उनको अपने अल्फाज में ढाल लिया है। अरे लक्खू, ये किसी ठाकुर का बेटा लगता है जिसके पीछे इसके दुश्मन लगे हुए हैं। दूसरे ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो? पहले ने कहा, तो फिर इसे किसी को मारने की क्या ज़रूरत है भला? अरे लक्खू, लड़का जवान है, जो खुश शक्ल है, ज़रूर इसकी जायदाद की खातिर, दौलत की खातिर इसके ताए चाचे या दूसरे रिश्तेदार इसको मारने वाले होंगे। तीसरा बोला, तो फिर हमें इस बकबक से क्या लेना भैया, इसको यहाँ छोड़ो और डेरे पर चलो, कहीं इसके पीछे पुलिस ही ना लगी हो, खामखा हम भी फंस जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया कि ये लोग कौन हैं। इतना मैं ज़रूर चाहता था कि इस किस्म के जुराइम पेशा लोग अगर किसी के दोस्त बन जाए तो फिर बड़े वफादार और जानिसार दोस्त साबित होते हैं। मेरी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इस जंगल में गैर मामूल मुतफ़क़ चलता चला जाऊं। मुझे आराम और थोड़ी बहुत खुराक की भी ज़रूरत थी ताकि अपनी ताकत बहाल करने के बाद वापस अपने कमांडो मुजाहिद साथियों के पास कश्मीर जाऊं। मैं ये भी जानता था कि जब तक इन लोगों को मुझसे कोई लालच नहीं होगा, ये कभी उठाकर मुझे अपने डेरे पर नहीं ले जाएंगे, और इनके डेरे पर जाकर ही मुझे खुराक के अलावा कुछ देर का आराम भी मिल सकता है। मैं अगर किसी तरह पीछा छुड़ाकर किसी करीबी कस्बे या शहर की तरफ निकल भी जाता तो वहाँ अव्वल तो मुझे कोई कुछ दिनों के लिए अपने पास रख नहीं सकता था। इसके अलावा मुझे मशकूक समझकर कोई पुलिस को मुखबरी भी कर सकता था। चुनांचे मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार करके कुराना शुरू कर दिया। मैं होश में आ रहा था। मैं बड़बड़ाने लगा, जग्गू चाचा मुझे ना मारो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, हाय मुझे ना मारो, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे ना मारो। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रखी थी। दौलत का सुनकर मैंने देखा कि तीनों के कान खड़े हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने, जिसका नाम लक्खू लिया गया था, मुझसे कहा, होश करो भैया, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम तुम्हारे पास मौजूद हैं, हमें बताओ क्या बात हुई है। मैंने आंखें खोल दी और कुर्राने लगा, मुझे उठाकर बिठा दो। उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया। वो खुद भी चौकड़ियाँ मारकर मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मैंने कहा, भाई मेरा नाम धर्मवीर है, यहाँ से कुछ फासले पर जो बड़ा कस्बा है वो अब मुझे क्या मालूम था वहाँ पे कौन सा बड़ा कस्बा है। इतना ज़रूर जानता था कि वहाँ करीब या दूर कोई ना कोई बड़ा कस्बा ज़रूर होगा। मैंने अपने ऊपर नकाहत तारी कर ली। इनमें से एक बोला, बोलो कौन सा कस्बा है? क्या तुम अमराली कस्बे की बात कर रहे हो? हाँ अमराली। मैं अमराली के ठाकुर देवानवीर सिंह का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं। पिताजी की सारी जायदाद का मैं इकलौता मालिक हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने सोने चांदी की 200 डलियाँ और कुछ हीरे जवाहरात एक हांडी में बंद करके हवेली के अंदर मेरे सामने खुफिया जगह पे ज़मीन में दबा दिए थे और कहा था, जब तुमको ज़िंदगी में कभी कारोबार में घाटा पड़ जाए और दौलत की ज़रूरत पड़े तो ये हांडी यहाँ से निकाल कर इसकी दौलत से कोई नया कारोबार शुरू कर देना। मेरे चाचा लाला जगत सिंह को किसी तरह मालूम हो गया है कि मैं हवेली में किसी जगह सोने की डली और जवाहरात वाली बात से वाकिफ़ हूँ, और इस राज का सिर्फ मुझे ही मालूम है। इससे पहले तो मुझे बहुत प्यार से राज हासिल करने की कोशिश करता रहा। जब मैंने बताने से इनकार किया तो कल रात वो मुझे अपने गुंडों की मदद से बांधकर जंगल में ले आया और मुझे इस कदर मारा कि मैं नींद बेहोश हो गया। इसके बाद इसके गुंडों ने मुझे झील में फेंक दिया और चले गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि झील में गिरते ही मुझे होश आ गया और मैं किसी तरह झील से निकलने में कामयाब हो गया हूँ, मगर मार खाने की वजह से मेरा सारा बदन दुख रहा है। मैं बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। दिन के वक्त होश आया। अब वहाँ से दरख्त की शाख पकड़ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि किसी तरह थाने पहुंचकर चचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं। तीनों जुराइम पेशा आदमियों की, जो यकीनन छोटे मोटे चोर डाकू लग रहे थे, मेरी कहानी सुनकर बातें खिल गई। मेरी स्कीम कामयाब साबित हुई। अरे भैया, तुम्हें पुलिस के पास जाने की क्या ज़रूरत है भला? पुलिस तो तुम्हारा सारा माल हड़प कर जाएगी और तुम्हारे चचा को भी नहीं पकड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारा माल दिलवाएंगे, तुम्हारे जालिम चचा से भी बदला लेंगे। लक्खू बोला, अरे ठाकुर, मैं तुम्हारे चचा को यहाँ बुलाकर इसकी मरम्मत कर दूंगा। इसकी क्या मजाल है कि तुम्हारी दौलत तुमसे छीन सके। दूसरा कहने लगा, अरे हम तुम्हें तुम्हारे जालिम चचा को ही ख़त्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो तुम सारी दौलत के मालिक हो गए। बेशक अपनी मर्जी का कारोबार करना, कोई ज़मींदारी ख़रीद लेना, तो चलो हमारे साथ डेरे पे चलो, हमारे दवा दारू का बंदोबस्त करते हैं, बस अब तुम जाओ और बेफिक्र हो जाओ। तीर ठीक निशाने पर लगा था। उन्होंने मुझे इस कदर एहतियात के साथ ज़मीन पर से सहारा देकर उठाया जैसे मैं कोई इंतहाई नाजुक और कीमती चीज़ हूँ। लक्खू बोला, अरे बाबू, सांप को कंधे पर बिठा लो रामू। दूसरे आदमी का नाम रामू था। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, नहीं भैया, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। रामू ने मुझे बाजू से थाम लिया और मैं लाठी के सहारे इनके साथ जंगल में चल पड़ा। पहले तो दरख्त दूर दूर थे, फिर करीब आते गए और जंगल बहुत घना हो गया।
रास्ते में एक छोटी सी नदी भी आई। वो आपस में इशारों कनायों में बातें भी करते जा रहे थे। इनमें से 2 सिगरेट पी रहे थे, एक बीड़ी पी रहा था। लगता था मेरी मौजूदगी में वो किसी मौजू पर खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कोई अनाड़ी नहीं था। इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया वो किसी जगह ढक्कन डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नदी पार करके चंद कदम चले तो एक छोटा सा टीला नजर आया। टीले के पास दरख्तों के साथ 6-7 घोड़े खड़े थे। एक आदमी इनके आगे चारा वगैरह रख रहा था। इस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा। लक्कू बोला, अरे घूर कर क्या देखता है, अपने ठाकुर साहब है। हाँ चल जल्दी से, इनके चाय पानी का बंदोबस्त कर। टीले के ऊपर एक जगह इन लोगों ने अपने डेरा बनाया हुआ था। थोड़ी सी खुली जगह थी। 2 चूल्हों में आग जल रही थी। एक चूल्हे पर एक आदमी रोटियां पका रहा था, दूसरे चूल्हे पर बड़ा सा पतीला धरा था जिसमें कुछ पक रहा था। एक आदमी इसके पास बैठा प्याज काट रहा था। इन आदमियों ने भी मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू और रामू ने इन्हें भी यही कहा है, ये अपने बाबू साहब हैं, ठाकुर दीवानवीर के पुत्र हैं, हमारे यहाँ कुछ रोज़ मेहमान रहेंगे। टीले की दीवार में एक गार का मुंह नजर आ रहा था। इसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पास ही दरख्तों की शाखों को काट कर बनाई गई झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर बांस की चारपाई बिछी थी। मुझे चारपाई भी बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय का गिलास आ गया। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। चाय ने मेरे जिस्म में एक चुस्ती सी पैदा कर दी थी। थन में थोड़ा थोड़ा दर्द तो ज़रूर हो रहा था। रामू बोला, अरे बाबूजी, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये उतार कर दूसरे पहन लो, हम इसे सुखाई देते हैं। एक आदमी मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने पतलून कमीज उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। लक्खू ने अपने आदमी से कहा, चल वे नदी पर जाकर इनको धो ले और सुखाने के लिए डाल दे। मेरे बदन पर टार्चा सेल में मुझ पर किए गए तशद्दुद के निशान के सिवाय मेरे पेट पर की गई निस्तर जनी के ज़ख्म की और कहीं कोई भी निशान नहीं था। लेकिन एक आँख एक तरफ से सूजी हुई थी। चोटें ज़्यादातर जिस्म के अंदर लगी थी। तैयारे से गिरने की वजह से बाएं टांग में भी दर्द की टीसें पड़ रही थी। लक्खू कोई ख़ास किस्म का तेल ले आया। कहने लगा, इसकी मालिश से दर्द ख़त्म हो जाएगा। वो मेरी टांग और मेरे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तेल की मालिश करने लगा। इस आवभगत की वजह हीरे जवाहरात और सोने की डलियों वाली वो हांडी ज़रूर थी जो अमराली के कस्बे में मेरी आबाई हवेली में किसी जगह दफन थी, जिसका सिवाय मेरे किसी और को इल्म नहीं था। ये लोग मुझसे वो जगह मालूम करना चाहते थे जहाँ वो ख़जाना दफन था। लक्खू मेरी टांग पर मालिश करते हुए बोला, ठाकुर बाबू, अमराली कस्बा तो यहाँ से बहुत दूर ग्वालियर के पास है। तुम्हारा चचा तो मैं कत्ल करने के लिए इतनी दूर क्यों ले आया था? क्या रास्ते में कोई जगह नहीं मिली? पहली बार मुझ पर ये इंकिशाफ हुआ कि मैं वस्ती हिंदुस्तान की रियासत ग्वालियर के आसपास हूँ। यकीनन जिस टार्चा सेल में मुझे अजियत का निशाना बनाया गया था वो ग्वालियर की फौजी छावनी में ही थी। चचा जग्गू चाहता था कि किसी दूर दराज इलाके में मुझे ले जाकर ठिकाने लगाए ताकि पुलिस को इस पर शक न पड़े। 3 दिन गुजर गए। इन डाकुओं ने मेरी खूब खबरगिरी की। अच्छा खिलाते पिलाते दवा दारू भी करते रहे। एक डाकू की ड्यूटी थी कि रोज़ाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी एक आँख की सूजन भी कम हो गई थी, मगर बाएं टांग पर अभी दबाव डालता तो दर्द उठता था। मैं यहाँ कुछ रोज़ मस्जिद क़याम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर जाना चाहता था। जब तक मैं सही तौर पर चल नहीं सकता था, वापस नहीं जा सकता था। इस दौरान लक्खू एक रात मेरे पास आया और चारपाई पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। वो मुझसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद बोला, ठाकुर बाबू, तुम अपने ख़ानदान की एक ही औलाद हो। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारे लिए दौलत छुपा कर ज़मीन में दबाई हुई है, इस पर तुम्हारा हक है। तुम्हारे चचा बदमाश का हक नहीं है। हम चाहते हैं कि वो दौलत सिर्फ तुम ही को मिले, लेकिन हमारी मदद के बगैर तुम अपनी दौलत कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे चचा तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम वापस जाओगे तो वो तुम्हें एक बार फिर गुंडों की मदद से कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, लक्खू काका, तुम जिस तरह कहते हो इसी तरह करूँगा। लक्खू का चेहरा खिल गया। बीड़ी उठाकर बीड़ी एक तरफ फेंक कर बोला, ऐसा करते हैं, तुम हमें बता दो कि मैं हवेली में तुम्हारे पिताजी ने जवाहरात का हवाली हंडिया किस जगह छुपाई है। हम इसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये डाकू खूब तरकीब बता रहा था, मगर मुझे अभी इनके डेरे पर कुछ दिन रहकर अपनी सेहत को बहाल करना था। मैंने कहा, लक्खू काका, आज चाँद की कितनी तारीख है? मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। तो वो बोला, पहली या दूसरी होगी। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरे पिताजी ने स्वर्गवास होते हुए कहा था कि हांडी को चाँद की किस तारीख को ज़मीन से निकालना। अगर पहले निकालोगे तो हांडी तुम्हें खाली मिलेगी, इसमें दौलत नहीं होगी। ये लोग इस किस्म की बातों पर बहुत एतकाद रखते थे, ये तो मुझे मालूम था। तब तो हमें 20 रोज़ एक रोज़ के लिए ठहरना पड़ेगा। 20 एक रोज़ के लिए ठहरना होगा, मतलब ये कि 20 रोज़ इंतज़ार उनके लिए अहमियत का हामिल हो गया था। 20 रोज़ उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर खुद ही हंस कर कहने लगा, अरे बाबू, कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पास हो, हम भी यही है, 20 रोज़ बाद चलकर हंडियाँ निकाल लेंगे।
मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हालांकि मुझे इतने दिन वहाँ नहीं ठहरना था। मेरी टांग का दर्द ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 दिनों में ठीक हो जाने वाला था। इसके फ़ौरन बाद मुझे वहाँ से चुपके से रोपोश हो जाना था। इन लोगों ने एक गाय भी रखी हुई थी। मुझे रोज़ाना इसका दूध पिलाते, मक्खन भी खिलाते। मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह सेहतमंद हो गया। एक हफ्ते बाद टांग का दर्द भी जाता रहा। अब मैं वहाँ से कश्मीर की तरफ निकल जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी। कश्मीर तक जाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये भी ख्याल था कि किसी तरह एक रिवाल्वर ही मिल जाए। इन डाकुओं के पास राइफलें और पुराने फैशन की 2 नाली बंदूकें तो थी, मगर पिस्तौल वगैरह नहीं था। मैंने सोचा कि पिस्तौल की ज़रूरत भी नहीं, मैं किसी बहाने लक्खू काका से कुछ रुपये बतौर कर्ज ले लेता हूँ। मुसीबत ये थी कि अब मुझे अकेला नहीं छोड़ा जा रहा था। मैं इनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ से पाँव भी बाहर नहीं निकाल सकता था। मुझे महसूस हो गया था कि मेरी खुफिया तौर पर निगरानी भी की जा रही है। अगर मैं नदी पर हाथ मुँह धोने के लिए जाता हूँ तो 2 राइफल बरदार डाकू मेरे साथ होते थे। लक्खू ने यह बहाना बनाया था कि मेरी हिफाजत के लिए इस ज़रूरी है कहीं मेरे चचा के गुंडे यहाँ आकर मुझे कत्ल ना कर दे। इसी असना में ऐसा हुआ कि रात को बाहर कुछ शोर सा हुआ। मैं झोपड़ी में लेटा फरार की मंसूबे बना रहा था। पहले दूर से घोड़ों के टापों की आवाज़ आई, फिर आदमियों की बातें करने और कह लगाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने उठकर झोपड़ी के बाहर सर निकाल कर देखा। कुछ फासले पर लैंप रोशन था। इसकी रोशनी में मैंने लक्खू को देखा। कुछ अजनबी लोग अपने घोड़ों के पास खड़े और रामू से लक्खू से बातें कर रहे थे। लक्खू कह रहा था, दादा शेख दयाल, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया लेकर लड़की को छोड़ेंगे। अरे हमारे पास तो सोने की चिड़िया अगर फंस गई है। इसके पास जो आदमी खड़े इनमें से एक ने कहा, बस अब तुम इसे हिफाजत से अपने पास रखो, हम इसके घर वालों से बात करते हैं। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। इसके साथी भी घोड़े पर बैठ गए। फिर वो दरख्तों के अंधेरों में चल पड़े। लक्खू ने कह के मलन करके रामू से कहा, अरे रामू, हमारी तो किस्मत जाग जाएगी। लड़की राजे महाराजों के ख़ानदान की राजकुमारी है। बस 24 घंटे इसकी पहरेदारी करना। रामू बोला, दादा तुम फिक्र ना करो, समझो हमने लड़की को संदूक में बंद कर दिया है, चाबी अपनी जेब में रख ली। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। आप भी तो समझ गए होंगे। अब लोगों के सारे साथी किसी अमीर गरीब घराने की औरत को अगवा करके लाए थे। अब इसे यरगमाल बनाकर इसके माँ बाप से सौदा करने वाले थे। इस किस्म की वारदातें ऐसे लोग अक्सर करते रहते हैं। मैंने इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी ना ली और चारपाई पर लेटकर अपने मंसूबे पर गौर करने लगा। फरार दूसरे दिन लक्खू मेरे पास आया। मैं दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि आज किसी बहाने लक्खू से मैं कुछ रुपए बतौर कर्ज ज़रूर ले लूँ ताकि आज ही रात में खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँ। लक्खू मेरे पास आकर बैठ गया और बड़ी रसदारी से बोला, ठाकुर बाबू, तुमसे एक बात करनी है। मैं समझ गया कि लक्खू यही कहने आया कि चांद की 20-21 तारीख का इंतज़ार नहीं कर सकता। आज मेरे साथ ही रात को हवेली में चलो और वो जगह दिखाओ जहाँ सोने की डलियों वाली हंडिया दफन है। हम इसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे। मैंने कहा, कहो दादा क्या बात है। इसने मुझे इस लड़की के बारे में कहानी सुना दी जिसको इसके साथी अगवा करके लाए थे और जिसका मुझे रात को इल्म हो चुका था। सारी कहानी सुनाने के बाद बोला, हमारे आदमी लड़की के बाप से बातचीत करने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि लड़की के हाथ से ख़त लिखवाकर इसके बाप को दिया जाए, जिसमें वो लिखे कि मैं यहाँ बहुत सख्त मुश्किल में हूँ। अगर तुमने 1 लाख रुपये ना दिए तो ये लोग ना सिर्फ मेरी इज्जत लूट लेंगे बल्कि मुझे कत्ल भी कर देंगे। लड़की पढ़ी लिखी भी है, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम इससे बात कर सकते हो, इसे समझा सकते हो। हम जट लोग, अनपढ़ लोग हैं, तुम्हारी बात का असर इस पर ज़्यादा होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे लड़की के पास ले चलो, मैं इससे बात करता हूँ। लक्खू बोला, मेरे साथ आओ। टीले की दूसरी जानिब एक जगह चट्टानों में कुदरती सुरंग बनी हुई थी। सुरंग के दहाने पर एक डाकू राइफल लिए पहरा दे रहा था। लक्खू ने कहा, लड़की अंदर बैठी है, तुम जाकर इसे समझाओ, हमें इससे एक ख़त ज़रूर लिखवाना। वो हमारी बात नहीं मानेगी। तुम इसे समझाओ कि 1 लाख रुपये लिए बगैर हम लोग इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैं सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग ज़्यादा लंबी नहीं थी। 5-6 कदमों के बाद मैंने एक लड़की को देखा। ज़मीन पर एक सर बिछी थी। लड़की दोनों जानों पर सर रखे गुमसुम सफ बैठी थी। करीब ही मिट्टी का दिया जल रहा था। एक थाली और पीतल का गिलास पड़ा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर लड़की ने सर उठाकर देखा। यकीन करें, मैं इसे देखता ही रह गया। सर रंग की इस लड़की की उम्र 18-19 साल की होगी। बड़ी मुद्दत बाद मैंने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की देखी। इसके सियाह बाल शानों पर से भी नीचे आए हुए थे। आंखों में सहनत की चमक थी। मैंने पतलून कमीज़ में था और डाकुओं से मुख्तलिफ आदमी नजर आ रहा था। इसने मुझसे बड़ी शाइस्ता हिंदी आमेज़ उर्दू में पूछा, क्या तुम भी इन डाकुओं के साथी हो? मगर तुम मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हो। प्लीज़ मुझे इस नर्क से निकालो। इन लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं इसके करीब ही सफ़ पर बैठ गया। लड़की के मासूम और पुरजलाल हुस्न ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। लड़की का चेहरा, इसके नश और इसके अंदाज़े गुफ्तगू करने का अंदाज़ बता रहा था कि इसका ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से है जहाँ इज़्ज़त व वक़ार की खातिर
जान कुर्बान कर देना बड़े फ़ख्र की बात समझी जाती है। मैंने इसी लम्हे सोचे समझे बगैर ये फ़ैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर इसके माँ बाप के घर पहुँचाऊँगा।